हेलो बच्चों, समांतर पट संधारित्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अलग अलग केस में हमने समांतर पट संधारित्र की धारिता निकाली थी। अब आज हम बात करेंगे गोलीय संधारित्र के बारे में। तो सबके पहले ये देखते हैं गोलीय संधारित्र क्या होता है। तो गोलीय संधारित्र दो सकेंद्रीय चालक गोलों का ऐसा युग्म होता है जिन पर परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित होता है तथा जिनकी त्रिज्याएं लगभग बराबर होती है। वापस से सुने, गोलीय संधारित्र क्या होता है? दो सकेंद्रीय चालक गोलों का ऐसा युग्म जिन पर परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित हो तथा जिनकी त्रिज्याएं लगभग बराबर हो, गोलीय संधारित्र कहलाता है। ओके, अब हम ज्ञात करते हैं गोलीय संधारित्र की धारिता। तो देखो, हमने पढ़ा है कि धारिता C बराबर होते अपने पास Q/V। C यहाँ पर क्या है? धारिता बराबर होती है अपने पास Q/V, आवेश बटा विभवांतर। अब देखो, धारिता निकालने के लिए मेन मकसद अपना क्या रहता है? विभवांतर ज्ञात करना। ठीक, अगर किसी न किसी प्रकार से विभवांतर ज्ञात कर लें तो C बराबर Q/V से हम धारिता ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर एक गोलीय संधारित्र दर्शाया गया है। इसके दो सकेंद्रीय गोले A और B हैं। दो सकेंद्रीय गोले A और B हैं। गोले A की त्रिज्या है R1 और गोले B की त्रिज्या है R2। गोले A की त्रिज्या कितनी है? R1 है और गोले B की त्रिज्या कितनी है? R2 है। जब बैटरी की सहायता से गोले A को प्लस Q आवेश देते हैं, जब बैटरी की सहायता से गोले A को प्लस Q आवेश देते हैं तो गोले B की आंतरिक सतह पर माइनस Q आवेश प्रेरित हो जाता है और बाहरी सतह पर प्लस Q आवेश प्रेरित हो जाता है। अब अगर गोले की बाहरी सतह को भूसंपर्कित कर दिया जाए तो इसका समस्त धनावेश भूमि में चला जाता है। ओके, देखो, पहले तो हम ज्ञात करते हैं गोले A पर विभव, फिर ज्ञात करेंगे गोले B पर विभव। इन दोनों के विभव का अंतर इन दोनों गोलों के मध्य विभवांतर हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पर गोले A पर स्वयं के आवेश प्लस Q के कारण विभव। देखो, गोले के पृष्ठ पर विभव हमने निकाला था, क्या होता है? V बराबर KQ/R, जहां R क्या है? गोले की त्रिज्या है। तो गोले A पर स्वयं के आवेश प्लस Q के कारण विभव कितना आया? V1 बराबर KQ/R1। अब देखो, हमने ये भी पढ़ा है कि धनावेश के कारण विभव धनात्मक और ऋणावेश के कारण विभव ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर जो V1 की वैल्यू होगी वो धनात्मक होगी। ओके, अब देखो, गोले B की बात करें तो गोले B की आंतरिक सतह पर आवेश कितना है? माइनस Q। तो इस गोले के अंदर सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है और वो कितना होता है? KQ/R होता है। कितना होता है? KQ/R। तो गोले B के माइनस Q आवेश के कारण गोले A की सतह पर विभव, गोले B के माइनस Q आवेश के कारण गोले की सतह पर विभव कितना हो जाए? V2 हो गया। तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? माइनस KQ/R2 आ गई। कितनी आ गई? माइनस KQ/R2। तो देखो, गोले A पर कुल विभव कितना हो गया? गोले A पर कुल विभव आ गया अपने पास VA बराबर V1 प्लस V2। तो यहाँ पर VA की वैल्यू मिली V1 KQ/R1 प्लस V2 माइनस KQ/R2। अब ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर VA बराबर KQ कॉमन ले लिया, 1/R1 तो यहाँ बचा, फिर माइनस 1/R2। ठीक है, तो ये इसको आगे सोल्व कर दें तो VA बराबर आया अपने पास KQ/R2 माइनस R1/R1R2। ये आ गया गोले A पर विभव। अब गोले B की बाहरी सतह को भूसंपर्कित किया गया है तो गोले B की सतह पर विभव कितना हो जाएगा? 0। गोले B की बाहरी सतह को भूसंपर्कित किया गया है तो इसका समस्त धनावेश कहाँ चल गया? भूमि में चल गया। तो इसकी सतह पर विभव का मान कितना आ गया? 0 आ गया। तो गोले A और गोले B के मध्य विभवांतर कितना आ जाएगा? गोले A और गोले B के मध्य विभवांतर आ गया अपने पास V = VA-0। तो VA की वैल्यू यहाँ पर क्या है अपने पास? KQ मल्टीप्लाई बाई R2 माइनस R1/R1R2। ओके, ये आ गया अपने पास विभव का मान। अब देखो, C बराबर Q/V से
यहाँ पर धारिता कितनी हो गई, C बराबर Q/V से धारिता का मान, यहाँ पर V की वैल्यू पुट कर दी KQ R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर आया अपने पास R1 R2 के मल्टीप्लाई बाई R2 माइनस R1। ओके, अब देखो हम जानते हैं K की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर K की वैल्यू पुट कर दूँ तो C की वैल्यू मिलेगी मुझे C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये आई अपने पास गोले संधारित्र की धारिता। ओके, ये समीकरण 6। अब देखो हमने देखा है कि पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, और अगर पराविद्युत माध्यम का परावितांक एप्सिलॉन R है तो धारिता कितने गुना हो जाती है, एप्सिलॉन R गुना हो जाती है। अब यहाँ पर इन दोनों गोलों के मध्य में एप्सिलॉन R पराविद्युतांक का माध्यम भर दूँ तो इस स्थिति में जो धारिता आएगी वो कितनी गुना आ जाएगी, एप्सिलॉन R गुना। ओके, तो यहाँ पर जो Cm की वैल्यू मिली मुझे, Cm माध्यम की उपस्थिति में धारिता, वो कितनी मिली, यहाँ पर C की वैल्यू पुट कर देते हैं ये वाली, तो Cm बराबर मिला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ओके, अब देखते हैं ये धारिता किन किन कारकों पर निर्भर कर रही है, ये धारिता किन किन कारकों पर निर्भर कर रही है। तो देखो यहाँ पर Cm समानुपाती है एप्सिलॉन R की, मतलब एप्सिलॉन R बढ़ेगा तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगी। अब यहाँ पर मैं अधिक पराविद्युतांक का माध्यम भर दूँ तो इस स्थिति में धारिता का मान अधिक होगा। ठीक है, Cm समानुपाती है R1 R2 के, Cm समानुपाती है R1 R2 के, तो यहाँ पर R1 और R2 का मान बढ़ाकर संधारित्र की धारिता का मान बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करना संधारित्र के साथ खिलवाड़ होगा। क्यों? क्योंकि संधारित्र के सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि इसमें आकार में वृद्धि नहीं की जाती, ये असुविधाजनक होता है। आकार में वृद्धि किए बिना ही आवेश को नियत रखकर विभव के मान में कमी की जाती है और धारिता का मान बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर धारिता बढ़ाने के लिए हम इनका आकार नहीं बढ़ाते। ओके, क्योंकि यहाँ पर ऐसा करना संधारित्र के सिद्धांत के खिलाफ है। अब Cm व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पर R2 माइनस R1 के, मतलब R2 माइनस R1 कम करके आप संधारित्र की धारिता का मान बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर R2 माइनस R1 को कम कैसे किया जा सकता है, देखो अगर मैं यहाँ पर ये R1 इस सतह को ऐसे ले जाऊँ, ऐसे 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 ऐसे, इसकी त्रिज्या इतनी कर दूँ। ठीक, देखो यहाँ त्रिज्या थी R1, इसको मैंने बढ़ा दिया और इतना कर दिया, तो यहाँ पर R2 माइनस R1 कैसा हो गया, कम हो गया, इतना सा रह गया। ठीक है, इस स्थिति में धारिता का मान बढ़ जाएगा। ओके, अब देखो इस स्थिति में इनकी त्रिज्याएं कैसी होगी, लगभग बराबर होगी। इस स्थिति में इन दोनों गोलों की त्रिज्याएं कैसी होगी, लगभग बराबर होगी। यही तो रीजन है कि संधारित्र में जो गोले लिए जाते हैं, गोले संधारित्र में जो सकेंद्रीय गोले होते हैं, उनकी त्रिज्याएं लगभग बराबर होती है। ओके, थैंक यू।